हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो है डिस्कस किया गया है या फिर आपका जो है मार्केटाइन लॉ को डिस्कस किया गया है, तो उसके लिहाज से ये टॉपिक आज के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ टॉपिक जो कि है कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर, यानी माइनर के द्वारा किए गए एक कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी होती है, उसमें कौन कौन से आप जो है लायबिलिटी खड़ी कर सकते हो, उस बेचारे के क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले कितने मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर जो बच्चे बिल्कुल लो पढ़ रहे हैं तो उनके लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादा वेटेज है, बट जो सिर्फ बीकॉम पढ़ रहे हैं उनके लिए देखा जाए तो ये काफ़ी कम वेटेज का रख सकता है। 5 से 6 मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे आपका बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने फटाफट हम बोल रहे हैं उतनी ही जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ साइड में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हम अपने लाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात ना, व्हाट इज़ माइनर, एक माइनर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो हमारे इंडिया में क्या है कि माइनर वो व्यक्ति है जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ है। जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है उसका जो है वो एक मेजर के रूप में माइनर नहीं रहता, वो उसकी मेजॉरिटी आ जाती है, वो एक मेजॉरिटी के एज में आ जाता है। अ पर्सन डोमिक्लाइड इन इंडिया अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर। और इंडिया में क्या है, ये 18 साल की उम्र है, जो कि कई साल पहले क्या थी, 21 साल थी। 21 साल के होने के बाद आपको वोटिंग राइट्स मिलते थे, लेकिन अब क्या है, अब 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से नीचे आप माइनर कहलाते हो। 18 साल से ऊपर आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, आप मेजॉरिटी की जो है एक सिचुएशन में आ जाते हो। For the purpose of entering up to contract, a person should have attained the age of majority according to the law by which he is governed। अब क्या बोला गया है कि यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मेजॉरिटी की एज कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। आप मेजॉरिटी वाली एज में होंगे तभी आप कर पाओगे, ऐसा हमारे लॉ में बोला गया है। द एक्ट हैज़ गिवन अ प्रिविलेज पोजीशन टू द माइनर, बट कुछ जगह पे माइनर को कुछ प्रिविलेज पोजीशंस दिए गए हैं कि वहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है, या किया हुआ है तो या नहीं किया हुआ तो क्या वैलिड है या वॉइड है, उसके बारे में। माइनर्स बाइंड अदर बट आर नेवर बाउंड बाय अदर्स। क्या बोला गया है, यदि माइनर कोई गलती से कॉन्ट्रैक्ट करता है या कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो क्या कर सकता है, वो दूसरे को बाउंड कर सकता है, यानी कि भाई तुमने करना है, तुमने ये काम करना है क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट उस इंसान को जो कि माइनर है उसको कोई भी बाउंड नहीं कर सकता कि तूने जो है साइन किया हुआ है तो तू जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये काम करेगा। नहीं, माइनर्स को बाइंड नहीं किया जा सकता, परंतु माइनर क्या है, दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, बाउंड कर सकता है। He cannot be held personally liable for any of his wrongs। अब यहाँ पे क्या है, जो एक माइनर है अगर उसने कुछ गलती की है तो वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, उस चीज़ के लिए उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, ये बात बोली गई है। द फॉलोइंग गवर्न अग्रीमेंट्स मेड विद अ माइनर। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो अग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है जो कि एक माइनर के द्वारा किए जाते हैं। पहला, वॉइड। अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया है कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट में नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर वो माइनर के द्वारा किया जाता है सो दैट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। हैंस एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड अब इनिटो। तो इसीलिए माइनर के द्वारा किया गया कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी जो है अग्रीमेंट, वो क्या है, वॉइड है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज़ क्यों नहीं किया, बिकॉज अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत सारे एसेंशियल जो है एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे वैलिड होने चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, जो पार्टी है वो उसकी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के उसमें उसके पोजीशन में होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। इट इज़ अ न्यूलिटी, यानी कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है, न्यूलिटी, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। नो रेक्टिफिकेशन पॉसिबल। ऑब्वियसली जहाँ पे कोई चीज़ वैलिड ही नहीं है, जहाँ पे कोई चीज़ वॉइड है, आपने कुछ किया था वो वॉइड है, अब आप कह रहे हो मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। अरे जी, मैंने कहा कि जो पहली चीज़ वॉइड है आप उसको कैसे जो है रेक्टिफिकेशन करोगे। रेक्टिफिकेशन वहाँ किया जाता है जहाँ पे कोई चीज़ पहले सही थी, अब उसमें कुछ आप जो है चेंज करना चाह रहे हो, बट जो चीज़ पहले से ही वैलिड नहीं है आप उसमें क्या रेक्टिफाई करोगे। अब आप ये थोड़ी जाके कहोगे कि मैंने ड्रग्स डीलिंग की थी तो मैंने क्या किया, मैंने किसी गलत पार्टी को कर दिया, अब मैं दूसरी पार्टी को करूँगा, तो आप जाकर के कह रहे हो कि मुझे ये रेक्टिफाई करना है। ये चीज़ नहीं होती क्योंकि वो वॉइड चीज़ है।
तो जो चीज़ ऑलरेडी पहले वैलिड होती है उसी को रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। सिंस अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, यानी जहाँ पे माइनर द्वारा किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे पहले से ही एब्सोल्युटली वॉइड है, तो वहाँ पे रेक्टिफिकेशन he cannot rectify contract entered into by him as a minor इवन आफ्टर ही हैज़ अटेंड मेजॉरिटी। अब यहाँ पे क्या बात बोला गया है कि मान लो वो मेजॉरिटी में भी आ गया है, जैसे मैंने मान लो 17 साल की उम्र में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, एक अग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, अग्रीमेंट बनाया, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जो है उसमें थोड़ा और चेंजेस करके, अब मैं तो 18 साल की हो चुकी हूँ तो अब वो वैलिड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद आप उसको जो है रेक्टिफाई कर दो या कुछ करो, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉइड है। देयर कैन बी नो रेक्टिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिटो बिकॉज रेक्टिफिकेशन एक्ट्स रेट्रोस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो है रेक्टिफिकेशन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली काम करता है और वो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट आपके द्वारा किया गया है एज अ माइनर दैट इज़ वॉइड, वो क्या है, वॉइड अब इनिटो है। नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर इज़ नॉट बाउंड बाय हिज मिसरिप्रेजेंटेशंस। अब मान लो एक माइनर ने कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन करा और सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में ले आया, तो यहाँ पे उसको जो है पर्सनली उसको जो है बाउंड नहीं किया जा सकता, माइनर को बाउंड नहीं किया जा सकता। बट इफ़ अ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय fraudulently representing he to be a major, he can not be prevented from pleading minority as defense। कि मैं मानो 16 साल की हूँ या 18 साल से नीचे की हूँ, मैंने कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको ये दर्शाया कि मैं जो हूँ मैं 18 से ऊपर की हूँ, मैं 19 की हो चुकी हूँ, मैं 20 की हो चुकी हूँ, तो ये मैंने दर्शा करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब सामने वाले ने भी क्या किया कि ठीक है ये अब मेजॉरिटी की एज में है, मेजर है, तो हम क्या करते हैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बट अब बाद में मैंने क्या किया, बाद में मुझे लगा कि यार यहाँ पर अब इस सिचुएशन में मैं फंस सकती हूँ, हमने कुछ गलत काम कर दिया है और गवर्नमेंट मुझे सज़ा दे सकती है, तो अब मैं जाके कहूँ या सामने वाली पार्टी मेरे साथ जो है मुझे कोर्ट तक लेके जा सकती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नहीं मैं तो माइनर थी, मैं तो बच्ची हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरी तो एज ही छोटी सी है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस सिचुएशन में क्या है कि मेरी ये बात को जो है एज अ डिफेंस नहीं लिया जा सकेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ये रिप्रेजेंट करके, मिस रिप्रेजेंट करके कि मैंने मेजॉरिटी की एज जो है मेरी हो चुकी है और मैं माइनर नहीं हूँ, तो इसीलिए अब बाद में जाकर के फ्यूचर में जा करके मैं इसको एज अ डिफेंस यूज़ नहीं कर सकती कि मैं अभी माइनर की एज में हूँ। द रूल ऑफ स्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, और जो रूल ऑफ स्टॉपल है ये एक माइनर के अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकता। रिस्टिट्यूशन ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉडेंटली, इफ़ अ माइनर ऑब्टेन प्रॉपर्टी और गुड्स ऑन क्रेडिट बाय फ्रॉड दैट the court will order or equitable consideration to return the property to the trader। क्या बोला गया है कि अगर एक माइनर ने जो है धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके या क्रेडिट पे कुछ प्रॉपर्टी ली है या कुछ गुड्स लिया है तो क्या करेगा, कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा कि उसको जो है उसका इक्वल कंसिडरेशन, यानी कि उसके पैसे दे दे या उसके रिटर्न में कुछ ऐसा दे दे जो उसकी वैल्यू का हो, किसको, जिस ट्रेडर से उसने लिया है। रिस्टिट्यूशन इज पॉसिबल एंड प्रिमिसिबल ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन पोजीशन ऑफ द माइनर, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब तक माइनर के पास वो प्रॉपर्टी है, अगर उसने किसी और को आगे कुछ कर दिया है या कुछ बिगड़ गया है, उसके पोजीशन में वो नहीं है, तो उसके उस सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होगा। रिस्टिट्यूशन मीन्स रिटर्न और रिस्टोरेशन ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द अग्रीमेंट। यहाँ पे रिस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि वो रिटर्न कर देना या फिर उसको रिस्टोर कर देना ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द अग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर जो भी आपने बेनिफिट लिया है उस लेवल का आप या तो कुछ रिटर्न कर रहे हो या उसको रिस्टोर करके वापस दे रहे हो। इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर, अब माइनर के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के कितनी इन्फोर्सिबिलिटी होती है, कितना इन्फोर्स होता है। अ माइनर कैन नॉट बी अ प्रॉमिसर बट ही कैन बी अ प्रॉमिसी और बेनिफिशियरी। अब क्या बोला गया है कि जो माइनर है वो प्रॉमिसर नहीं हो सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं इसको इतना पैसा दूंगा, वो प्रॉमिसर नहीं बन सकता बट प्रॉमिस ही बन सकता है। यानी कि अगर मैं किसी को मैं एज अ प्रॉमिसर कुछ अगर किसी व्यक्ति को प्रॉमिस कर रही हूँ और वो इंसान माइनर है और वो उस इंसान के फेवर में मैं कुछ लिख रही हूँ, उसको एज अ बेनिफिशियरी रख के कि उसको ये कल को जो है बेनिफिट मिलेगा, तो दैट इज़ पॉसिबल, वो सिचुएशन हो सकती है। ही कैन इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेनिफिशियल टू अ माइनर।
अब मैं मान लो मैंने किसी के लिए लिखा कि ये पर्सन जो है इसके मैं इतनी प्रॉपर्टी दे दूंगी, या मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इसको इतना पैसा इस डेट पे दूंगी, एज अ प्रॉमिसरी नोट मैंने लिख के भेज दिया। तो अब उस सिचुएशन में क्या है कि अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं यार वो तो माइनर है तो उसके साथ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है। वो इंसान जा करके इसको इन्फोर्स कर सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट को, जहाँ पे वो एज अ प्रॉमिसी है या फिर एज अ बेनिफिशरी है। तो अगर बेनिफिट की बात आएगी तो भैया वो ठीक है, उसकी बल्ले बल्ले है। माइनर एंड इंसॉल्वेंसी, माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी है वो तब तक बनी ही नहीं होती। ही इज नॉट पर्सनली लायबल इवन फॉर द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ सप्लाइड टू हिम। अगर आपने क्या किया है, किसी माइनर को कुछ ऐसी सप्लाई की है जो कि उसके जीवन के निर्वहन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, नेसेसिटी थी उसके जीवन व्यापन के लिए, तो भी आप उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। तो इसीलिए उसका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना पॉसिबल ही नहीं है। इंसॉल्वेंट कब होता है इंसान? जब उसकी देनदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और पैसे उसके पास जो है उसकी संपत्ति कम होती है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, कोर्ट के पास जाता है, कहता है भैया मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लोगों को दूंगा। और जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है फिर आप उससे कुछ मांग ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो कोर्ट से जाकर के ही सारी डिटेल ले ली, जो है दिखा दिया कि भैया अब मेरे पास कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल हो चुका हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज माइनर एंड पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप की बात आती है तो माइनर का क्या सिचुएशन होता है? अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। माइनर जो है एक पार्टनर नहीं बन सकता एक फर्म में। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि उसको एज अ जो है प्रॉमिसी या बेनिफिशियरी के रूप में लिया जा सकता है। सो हाउ एवर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी सिर्फ बेनिफिट के लिए एज अ पार्टनरशिप में उसको अगर एंटर कराया जाए कि ये सिर्फ बेनिफिट के तौर पे रहेगा, इसको कुछ शेयर मिलता रहेगा, ठीक है, उसमें सारे पार्टनर्स की रजामंदी होती है, तो उसको ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज योर माइनर एंड एजेंसी। अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट। माइनर को आप एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। एजेंसी का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में रिलेशन की बात की जाती है। तो वहाँ पे बताया गया है कि माइनर को अपॉइंट किया जा सकता है एज एन एजेंट, पर उसके सारे काम जो भी वो करेगा, जो भी एक्ट वो करेगा, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। यानी कि जिस व्यक्ति का वो एजेंट है, प्रिंसिपल कौन होता है? जिसका वो एजेंट है। जैसे मैं एज एन एजेंट आपके लिए काम कर रही हूँ, तो आप कौन हो? आप प्रिंसिपल हो, मैं एजेंट हूँ। और मान लो अगर मैं माइनर एजेंट हूँ, तो मेरे द्वारा किए गए कितने भी अच्छे बुरे काम होंगे, जितने भी कर्म होंगे, उनका जो योगदान मिलेगा वो आपको मिलेगा। यानी कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। कहते हैं ना, बच्चा कितना भी बुरा करे माँ बाप को सुनना पड़ता है। सेम इन दैट सिचुएशन एजेंट अगर माइनर है तो कितना भी गलत कर ले, सुनना प्रिंसिपल को पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। हाउएवर द प्रिंसिपल कैन नॉट होल्ड द माइनर एजेंट पर्सनली लायबल फॉर एनी रॉन्गफुल एक्ट। और अब देखो कई बार क्या होता है कि आपके पास आई थर्ड पार्टी, कहा कि यार तेरे एजेंट ने तो मेरे साथ गलत कर दिया। अब आपने उसके साथ जो है निपटा लिया, सिचुएशन ठीक कर ली। अब आप आ जाते हो एजेंट के सर के ऊपर, वो माइनर है। अब आप कहोगे यार तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ तो अपनी पॉकेट से मुझे भर। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप माइनर एजेंट को पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, इवन जो है उसके रॉन्गफुल एक्ट हो, एनी रॉन्गफुल एक्ट उसने अगर किया हो तो भी। नेक्स्ट वन इज योर माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। माइनर और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विड्रॉ बीइंग लायबल। कि एक माइनर क्या कर सकता है? लिख सकता है, डिलीवर कर सकता है और इंडोर्स भी कर सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। माइनर एज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब देखो एज अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। अब माइनर जो है एक मेंबर नहीं बन सकता कंपनी में, एज ही इज इन कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के जो है उसके लिए इन कंपोनेंट होता है, और मेंबर बनने के लिए आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए होता है। ही कैन नॉट परचेज शेयर इन द कंपनी। हाउ एवर इसमें एक चीज़ हो सकती है कि आपके जो है गार्जियन हो या आपके पेरेंट्स हो, वो आपको एज अ क्या कहते हैं, नॉमिनी रख के आपके नाम पे खरीद रहे हो, तो वो सिचुएशन अलग बनती है। बट माइनर क्या कर सकता है? एक मेंबर नहीं बन सकता कंपनी में। पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। माइनर के पेरेंट्स की क्या पोजीशन होती है? द पेरेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देयर माइनर चाइल्ड ओनली व्हेन दे आर एक्टिंग एज एजेंट। कि जब पेरेंट्स एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं उसके बिहाफ पे, तो उनको जो है पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है।
माइनर्स लायबिलिटी लेबल फॉर द नेसेसिटी सप्लाई टू हिम और हिज डिपेंडेंट। अब क्या बोला गया है कि अगर आपने किसी भी माइनर को जो है नेसेसिटी की चीज़ें सप्लाई की है, जीवन यापन के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, ज़रूरी हैं, वो सप्लाई की है, तो उसके लिए आप उसको जो है लेबल ठहरा सकते हो, पर वो लेबल पर्सनली नहीं होगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, पर्सनली लेबल नहीं होगा, नेसेसिटी के लिए भी भले ही क्यों ना दी हो, तो इसीलिए पर्सनली लेबल नहीं होगा। ओनली जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो उसकी है, उससे आप निकलवा सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को आप जो है उसके अगेंस्ट आप उसकी लायबिलिटी कंप्लीट करा सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। पर्सनली यू गाइज कैन नॉट मेक हिम लायबल फॉर एनी नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम। माइनर और गार्जियन, अब बात करते हैं गार्जियन की। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज बाइंडिंग ऑन द माइनर प्रोवाइडेड इट इज़ बेनिफिशियल टू हिम। अब क्या है, अगर किसी गार्जियन ने अपने किसी भी माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें जो है माइनर लायबल हो जाता है, वो बाइंड हो जाता है कि उसको वो काम करना है। ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो उसके जो है बेनिफिशियल के लिए ही हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर। आई होप आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो टॉपिक और वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हम आने वाली डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टाटा बाय बाय।